Good morning students and my dear friends, today is 22nd of September 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी कि मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं बिजनेस स्टैंडर्ड या मिंट की पीडीएफ नहीं शेयर करती हूँ। अगर आपको इन दोनों न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर के फ्री वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, लिव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। मिंट ने आज अपने न्यूज़पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेंटर सीक्स इनपुट ओवर एफडीआई डिप वरीज। अगर आप रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और वो डिक्लाइन क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट ईयर का जनरल इलेक्शन शेड्यूल है उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो इस एफडीआई डिक्लाइन को लेकर के कंसर्न है। और ये एफडीआई डिक्लाइन क्यों हो रहा है हमने डिस्कस भी किया कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे आर मीटिंग विद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, फंड मैनेजर्स। लास्ट वीक उन्होंने मीटिंग हेल्ड करी जहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किए व्हाट आर द ऑपरेशनल चैलेंजेस, व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस, व्हाट आर द रेगुलेटरी चैलेंजेस दैट नीडेड टू बी मिटिगेट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस एफडीआई फ्लो। तो जनरल इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट फिलहाल सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको टारगेट करना चाह रही है और इस बार जो डिक्लाइन इन एफडीआई है वो एक बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में आ रहा है इकॉनमी में और गवर्नमेंट चाह रही है कि उससे पहले एफडीआई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके प्रोबेबली अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो इंप्रूव कर ले। और इसी के लिए कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं स्टेक होल्डर से। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द ऑपरेशनल चैलेंजेस, रेगुलेटरी चैलेंजेस दैट can be addressed in order to increase the capital inflow in इंडिया। और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इसमें आइडेंटिफाई किए गए, कई सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज से जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में या उनकी प्रेजेंस रही। जैसे कि अगर हम बात करें डीपीआईआईटी के जो ऑफिशियल्स हैं, डीपीआईआईटी मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं they are actually very reluctant to understand the valuation of startups and revenue mismatch। और उसको लेकर के कई बार जो स्टार्टअप्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर के कई बार टैक्स हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार उन्हें टैक्स रिलेटेड कई सारे इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर स्टार्टअप्स की बात करें। क्योंकि कई बार स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन को लेकर के और रिवेन्यू मिसमैच को लेकर के ये इश्यूज जो हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में और स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स होते हैं उनके बीच में जनरेट होते हैं। क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ कई बार क्वेश्चनिंग भी कर चुके हैं फाउंडर्स से कि जो वो जिस तरीके से अपना वैल्यूएशन कर रहे हैं और जिस वैल्यूएशन पर वो फॉरेन फंड रेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग द लोअर रिवेन्यूज, वो कैसे पॉसिबल है। और इसको भी हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इंडिया में स्टार्टअप्स का जो वैल्यूएशन है कई बार बबल वैल्यूएशन होता है। जितना रिवेन्यू नहीं होता, जितना असेट्स नहीं होते, उससे ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। प्रोबेबली पोटेंशियल के बेसिस पर होता होगा बट पोटेंशियल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए। और इसी को लेकर के टैक्स अथॉरिटीज़ और स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच में कई बार क्लैशेस भी जनरेट होते हैं और उनको जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप्स, उनको कई सारे टैक्स कंप्लायंसेस और टैक्स कंप्लायंसेस के नोटिसेस भी मिलते हैं। तो मीटिंग में इस पर्टिकुलर इशू को भी हाईलाइट किया गया और इस मीटिंग में ये भी डिस्कस किया गया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्राइवेट इक्विटी पीवी एंड वीसी इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 6 मंथ। तो जो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया में जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो हमें सडन रश देखने को मिला था पिछले लास्ट 6 मंथ से, वो भी डिक्लाइन हो रहा है।
तो इसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ कि इसका रीज़न क्या है। बेसिकली जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे इन्वेस्ट इनटू रिस्की वेंचर्स, जहां पर उनको रिटर्न के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स में। तो ये इशू भी डिस्कस हुआ। हालांकि इसका जो रीज़न था वो कई कुछ और रीज़न इसके पीछे था, क्योंकि वेस्टर्न जो नेशंस हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ है, उसमें फ़िलहाल के लिए हायर इंटरेस्ट रेट है। हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उस इकोनॉमी के, वो अदर इमर्जिंग मार्केट में या रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रिफ्रेन हो रहे हैं। हालांकि अगर इंडिया के टोटल ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो इंडिया हैज़ रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली $70.97 बिलियन इन द ईयर दैट इज इंडेड ऑन 31st ऑफ मार्च, जिसमें इक्विटी इनफ्लोज, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और अदर कैपिटल सोर्सेस भी इंक्लूडेड हैं। जबकि यही सारा जो एफडीआई है ये पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली $84.83 बिलियन था। तो प्रीवियस ईयर में दिस नंबर वाज 84.83 और इस बार रिड्यूस होकर के 70.97 बिलियन पहुंच गया है। और यही मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट इशू था। एंड दिस इज द ग्राफ अबाउट PEVC inflow that have declined because of the higher interest rate in Western economies. तो हम देख सकते हैं H1 फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के H1 फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला वो H1 फाइनेंशियल ईयर 22, H2 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी 22 में एक हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स में या सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन में PE और VC इन्वेस्टमेंट या PE और VC इनफ्लो इंडियन मार्केट में देखने को मिला। इसके अलावा टॉप PE एंड VC इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन H1 फाइनेंशियल ईयर 24, यानी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में टॉप प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इंडिया में क्या कौन कौन से देखने को मिले। तो हम देख सकते हैं इन्वेस्टर्स जो थे TPG कैपिटल, BPEA इक्विटी, कतर इन्वेस्टमेंट, ब्रुकफील्ड और BP इक्विटी। तो ये हम देख सकते हैं इन्होंने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, इंडियन कंपनीज में, और कितना कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया। तो दीज आर द टॉप 5 PE और VC इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 टिल नाउ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मीन पेपर। HDFC AMC गेट RBI अप्रूवल टू रेज स्टेक्स इन 5 प्राइवेट बैंक्स। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या जिसको हम HDFC AMC के नाम से भी जानते हैं, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। किस बात का अप्रूवल दे दिया है? टू रेज इट्स स्टेक टू 9.5% इन 5 प्राइवेट लेंडर्स। तो 5 प्राइवेट बैंक्स में अपने स्टेक को जो HDFC AMC है वो 9.5% तक इंक्रीज कर सकती है। एंड दिस इज सिग्नलिंग द ग्रोइंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन प्राइवेट लेंडर्स एंड पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड। तो ऐसे कौन कौन से 5 प्राइवेट लेंडर्स हैं जहां पर HDFC AMC अपने स्टेक को 9.5% तक इंक्रीज कर सकती है? तो करूर वैश्य बैंक, DCB, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक्स में HDFC AMC को अपने स्टेक को इंक्रीज करने की परमिशन दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और वैसे ईयर मार्क कितना है? 5% स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग का ईयर मार्क है जनरल AMCs के लिए। HDFC को ये अप्रूवल 9.5% तक इंक्रीज करने को मिला है। एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, ऐसा उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला। और उन्होंने रीज़न डिसाइड किया कि HDFC में बहुत ही वेल फॉलोड प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से HDFC AMC के साउंड फाइनेंशियल्स की वजह से HDFC को यह परमिशन मिली है, जो कि एक्चुअली में 5% सीलिंग तक ही लिमिटेड है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम इट। इंडिया सस्पेंड वीजा सर्विसेज इन कनाडा। इंडिया ने अपनी जो वीज़ा सर्विसेज हैं कनाडा में वो टेम्परेली सस्पेंड कर दी हैं। और उसका रीज़न क्या दिया है? उसका रीज़न सिंपली यही दिया है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के मिशन को, इंडिया के एम्बेसी को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये डिसीजन लिया। और इसके अलावा कनाडा को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो भी अपना जो मिशन है इंडिया में, जो अपना डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करें, क्योंकि जिस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन एस्केलेट हो रहा है उसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के सिटीजन को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क हो रहा है। सो टेम्परेरी फिलहाल के लिए इंडिया ने अपनी जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो सस्पेंड कर दी हैं कनाडा में। हालांकि इंडिया ने इसको लेकर क्लैरिटी भी दी कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं वो इस सस्पेंशन से इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो इंडियंस हैं, ओरिजिन से वो इंडियन है,
सिटीजनशिप से, तो डेफिनेटली उनको इस पर्टिकुलर डिसीजन से कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट के, निर्मा टू बाई ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज फॉर 5,651 करोड़। तो निर्मा जो है वो एग्री कर गया है 75% ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का स्टेक खरीदने के लिए, और ये डील अप्रॉक्सीमेटली 5,651 करोड़ में फाइनल हो रही है, जिसके बेसिस पर कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखें तो 7,535.4 करोड़ का वैल्यूएशन ग्लेनमार्क का हो रहा है। तो इस वैल्यूएशन पर 75% ग्लेनमार्क का स्टेक जो है वो निर्मा खरीदने जा रहा है। एंड एज पर द मिंट रिपोर्ट 15 अगस्त को ही मिंट ने ये सीमेंट टू डिटर्जेंट मेकर जो कंपनी है उसको बता देती कि वो सोल बिडर है इस पर्टिकुलर स्टेक में, और फाइनली ये जो डील है ये फाइनलाइज हो रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, विलफुल डिफॉल्टर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद इन 6 मंथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को लेंडर्स को, जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनको डायरेक्शंस दिए हैं दैट दे have to examine all the aspect relating to willful default on accounts with outstanding dues of 25 lakhs and more। तो सीधा सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, वो ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे अकाउंट्स को एग्जामिन करें जो कि विलफुल डिफ़ॉल्ट के केस में आते हैं और जिनमें 25 लाख से ऊपर का डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, 25 लाख या उससे ऊपर का। तो क्लियरली बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर आप ऐसे सारे विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करिए जिनका डिफ़ॉल्ट जो है अमाउंट है वो 25 लाख या उससे ऊपर है, बिफोर बिकमिंग द एनपीए और बिफोर डिक्लेयरिंग दैम एनपीए। और इसको लेकर के थर्सडे को ड्राफ्ट नॉर्म्स भी जो हैं वो इशू किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी डायरेक्शन दिए, उनको भी अलाउ किया गया कि वो अपने विलफुल अकाउंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें। व्हाट इज विलफुल डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट्स? इट इज बेसिकली अ बोरोअर or a guarantor who has defaulted without being constrained to do an outstanding amount is 25 lakhs and above। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अकाउंट्स, ऐसे बोरोवर्स या ऐसे गारंटर जिनके पास एबिलिटी तो है उस लोन अकाउंट को रीपे करने की, उस लोन को रीपे करने की, बट इंटेंशनली वो उसको रीपे नहीं कर रहे हैं। अ लार्ज डिफॉल्टर इज वन हुज अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़ एंड अबव। तो 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की सीलिंग है, और 1 करोड़ से जो ऊपर हैं वो लार्ज डिफॉल्टर्स हैं। And for calculating the cutoff point of 1 crore, the unapplied interest, if any, should be included as per the recent guidelines by RBI। और आइडेंटिफाई करने के बाद, ये लिस्टिंग करने के बाद कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, लार्ज विलफुल डिफ़ॉल्टर्स अकाउंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो लेंडर्स हैं, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे इन सारे विलफुल डिफॉल्टर केस को रिजॉल्व करें ईदर थ्रू आईबीसी कोड, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और थ्रू आरबीआई नॉर्म्स। तो इसका सीधा पर्पस है कि आरबीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं कि आप अपनी जो लोन बुक है, अपनी जो असेट बुक है, उसको इम्प्रूव करें बाय आइडेंटिफाइंग दीज डिफॉल्टर्स, ना कि उन्हें आप आगे जाकर के एनपीए डिक्लेयर कर दें। एनपीए डिक्लेयर करने से पहले आप इन डिफ़ॉल्ट केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि जो आने वाले टाइम में जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। सो दिस इज द फाइन प्रिंट्स, ऑल एनपीए अबव देन 25 lakhs नीडेड टू बी एग्जामिन्ड फॉर विलफुल डिफॉल्ट। रिव्यू पैनल टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द बोरोवर्स फॉर पर्सनल हेयरिंग। ये गाइडलाइन पहले भी आ चुकी है, हमने डिस्कस भी किया था कि किसी भी अकाउंट को विलफुल या डिफ़ॉल्ट में डिक्लेयर करने से पहले उस अकाउंट होल्डर्स को पर्सनल हेयरिंग का एक टाइम दिया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी कि वाई दैट इंडिविजुअल बोरोवर्स और द गारंटर इज नॉट पेइंग दैट लोन बैक। इसके बाद बोर्ड अप्रूव पॉलिसी नीडेड टू बी नीडेड ऑन फॉर सेटलमेंट। इसमें हम बैंक्स को डायरेक्शन देंगे कि आप आईबीसी या आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू वो विलफुल डिफॉल्ट के जो केस हैं उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 to 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। और ये जितनी भी न्यूज़ है ये इंडिया और कनाडा का जो स्टैंड ऑफ है
उससे ही रिलेटेड है, देख लेते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, इंडिया टेम्परेली सस्पेंड वीजाज फॉर कैनेडियन नेशनल। ये हमने मिंट में भी कवर करी है। इंडिया ने क्लियरली बोला कि जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और कनाडा के बीच में डिटोरिएट हो रहे हैं, उसको देखते हुए दोनों ही कंट्रीज के जो सिटीजन हैं उनकी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड इट इज एप्ट फॉर बोथ द कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इन ईच अदर कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये फिलहाल डिसीजन लिया है कि टेम्परेरी जो कैनेडियन नेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड करी जा रही हैं, और सेम जो है वो कनाडा को भी सजेस्ट किया है कि आप भी अपना जो डिप्लोमेटिक सर्विंग है इंडिया में उसको मिनिमम करिए, उसको रिड्यूस करिए। हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज के लिए वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो स्टॉप कर दी गई हैं, लेकिन ऐसे कैनेडियन जिनके पास अभी वैलिड वीज़ा है और जैसे ओवरसीज इंडियंस जिनके पास अभी फ़िलहाल के लिए कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है, वो इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन अप्लाई जो नए वीज़ा है उनके एप्लीकेशन में और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीज़ा है उनके एक्सटेंशन को फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। सो दिस इज़ व्हाट MEA said. Indian student in Canada are citizen of India and not affected by the visa policies. तो इंडियन सिटीजन जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं फिलहाल उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ डिप्लोमेट्स और जो नए एग्जिस्टिंग वीज़ा हैं, एक्सटेंशन है, उनके लिए ये इशूज़ हैं। अब इसके साथ एक और न्यूज़ है जो कि कनाडा और इंडिया के टेंशन से रिलेटेड ही है, उसको देख लेते हैं। क्लाउड ओवर JSW स्टील एक्विजिशन। तो JSW स्टील का जो प्लान था कोल कंपनी एक्वायर करने का बाई टेक रिसोर्सेज, अ कनाडा बेस्ड कंपनी जिसका टोटल वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन था, ये एक्विजिशन स्टॉल कर सकता है बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक टेंशन दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो JSW का जो स्टील प्लांट का जो एक्विजिशन है जो कैनेडियन कंपनी का, फिलहाल के लिए वो हॉल्ट कर सकता है, और मोस्ट लाइकली वो हॉल्ट करेगा क्योंकि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे हैं, कई सारे रेगुलेटरी इशूज़ में अप्रूवल लेना JSW के लिए चैलेंजिंग होगा। हालांकि ये डील जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दिस एक्विजिशन विल हेल्प टू सिक्योर द रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर द इंडिया। JSW स्टील वॉज कीन टू बाई अप्रॉक्सीमेटली 40% स्टेक इन टू दिस कैनेडा बेस्ड कंपनी दैट इज टेक रिसोर्सेज, और $2 बिलियन जो था वो इन्वेस्ट करने का प्लान था, और इसके अलावा जो रेस्ट अमाउंट था यानी $6 बिलियन का, उसके लिए डेट ले रही थी JSW। फिलहाल के लिए ये जो डील है ये सस्पेंड होती हुई दिख रही है या स्टॉल होती हुई दिख रही है। अगर हम सस्पेंड ना कहें तो थोड़े टाइम के लिए रुक सकती है अनटिल इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है ये रिजॉल्व नहीं होता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इंडिया और कनाडा के इशू से ही रिलेटेड है। कनाडा पेंशन फंड्स हैज़ बिग बेट्स ऑन इंडियन स्टार्टअप। हालांकि ये जो एस्पेक्ट है ये हम पहले की न्यूज़ में कवर कर चुके हैं कि अगर कनाडा का इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया में तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB का इन्वेस्टमेंट इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 21,440.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इंडिया के मल्टीपल स्टार्टअप्स में, जैसे कि हम देखें AC, KO, बाइजूस, डिलीवरी, वर्स, एडविटर्स, फ्लिपकार्ट, रिन्यू पावर, L&T और इस तरह के कई सारे जो वेंचर हैं उसमें कनाडा पेंशन प्लान का एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली अगर ये टेंशन आगे भी एस्केलेट रहा तो ये जो कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्टेक पर लग जाएगा, और अगर ये एग्जिट करते भी हैं तो डेफिनेटली हमारा जो स्टार्टअप्स हैं, जो ये कंपनीज है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, इनका वैल्यूएशन सडनली डिक्लाइन कर सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 to 10 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। हाउस होल्ड सेविंग्स रिपोर्ट नो डिस्ट्रेस सेज फिनमिन। रिसेंटली हाउस होल्ड सेविंग्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा पब्लिश हुआ है, स्पेशली हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग रेट और उसको लेकर के, और उस डेटा के अकॉर्डिंग net household financial savings are at its lowest in decades। पिछले 10 सालों में जो हाउस होल्ड सेविंग है वो अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, अप्रॉक्सीमेटली 5.1% ऑफ GDP ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 की 5.1% GDP के
बराबर है इस समय जो रेट है, जो हमारा नेट फाइनेंशियल सेविंग रेट है हाउस होल्ड्स का, वो 5.1% है, जबकि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में यही नेट फाइनेंशियल सेविंग रेट 7.2 था। तो पिछले साल से इंक्रीज होकर के इस बार 5.1 पहुंच गया है। और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 10 ईयर्स लोवेस्ट रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है सिंपल भाषा में कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो फिलहाल के लिए अपनी सेविंग कम कर रहे हैं, उनकी सेविंग्स जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों डिक्रीज हुई हैं और इस डिक्रीज होने का हम क्यों इतना आरबीआई और गवर्नमेंट को इतना कंसर्न क्यों है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाई आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंसर्न अबाउट दिस डिक्रीजिंग हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो जो सेविंग रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेविंग रेट के बताता है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ज़्यादा सेविंग रेट मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हाउस होल्ड सेव कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा अवेलेबल है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्चुअली सेविंग जो होती है वही इन्वेस्टमेंट में टर्न अप होती है। और इन्वेस्टमेंट मीन्स चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, शॉर्ट टर्म है तो वो डिमांड में कन्वर्ट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स income, income means more disposable income means more saving, and this virtuous cycle will go on। तो डेफिनेटली किसी भी इकोनॉमी के लिए सेविंग रेट जो होता है, अगर आपने सर्कुलर इकोनॉमी का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो सेविंग रेट स्पेशली बाय हाउस होल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अ स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी। और इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस पर्टिकुलर डेटा को पब्लिश करती है। हालांकि इस डेटा के पब्लिकेशन के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने क्लेरिफाई किया है कि फिलहाल के लिए देयर इज नो डिस्ट्रेस इन हाउस होल्ड सेविंग। अभी डिक्लाइन तो है बट कोई डिस्ट्रेस की सिचुएशन नहीं है, एक सफिशिएंट, एक डिसेंट हाउस होल्ड सेविंग रेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए चेंज हो रही हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इज शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड सेविंग। जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो एक्चुअली उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। नंबर या वैल्यूएशन में या वैल्यू में, रेट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले जो कंज्यूमर था वो थोड़ा रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करने से डरते थे, रिफ्रेन करते थे, लेकिन अब जो नया कंज्यूमर हाउस होल्ड है वो फिलहाल के लिए रिस्की वेंचर या डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि दिस डाइवर्जेंट इन डेटा फॉर हाउस होल्ड ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी इज नॉट द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सेंटर, एज मोस्ट लोन्स हैव बीन यूज्ड टू परचेज रियल एसेट्स एंड ऑटोमोबाइल्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उन्होंने बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स आया है इस डेटा को लेकर के कि पैटर्न चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का। पहले का पैटर्न कंज्यूमर प्रेफरेंसेस दूसरी थी, आज के टाइम में कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं और यही डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि पहले सेविंग्स को जनरली सोशल और इश्यूज या सोशल प्रोग्राम्स या अदर किसी एस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम में जो कंज्यूमर अपनी सेविंग कर रहा है वो रियल एसेट्स को, ऑटोमोबाइल्स को खरीदने के लिए ज़्यादा कर रहा है। इट मीन्स जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंस्टेड ऑफ सेविंग दिस अमाउंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शादी और एजुकेशन के लिए जो पहले सेविंग्स होती थी अब वो ट्रेंड थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। Apart from it, Finance Ministry also pointed out a steady double-digit growth rate in household loans। तो उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि सेविंग रेट अगर आप देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि लोन रेट जो है वो डबल डिजिट से बढ़ रहा है। हाँ, पिछले 2-3 सालों से अगर हम क्रेडिट ग्रोथ रेट देखें तो बहुत अच्छी एक सिग्निफिकेंट क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, स्पेशली रिटेल सेगमेंट में। तो इसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, उनका पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, उनका परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग हैबिट्स, परचेजिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड सेविंग्स में हमें ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इट इज़ नॉट द सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब इसी के साथ एक और क्लिप भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्री बजट कंसल्टेशन टू स्टार्ट्स फ्रॉम October 10। तो प्री बजट जो डिस्कशन है वो फाइनलाइज होगा आफ्टर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो फाइनलाइज होने वाले हैं और इसी के फाइनलाइजेशन के बाद फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भी बजट एस्टिमेट डिसाइड किए जाएंगे और
इसके लिए ग्रांट्स अप्रोप्रिएशंस जो डिसाइड किए जाएंगे। तो 10 अक्टूबर से ये जो प्री बजट नेगोशिएशन है, डेलिब्रेशन है, ये स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट प्रेजेंट होता है वो तैयार किया जाएगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्लेनमार्क फार्मा टू सेल 75% स्टेक इन GLS to Nirma that we have already discussed. Borrowing norms for big companies तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क जो है वो पब्लिश किया है, बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा फ्रेमवर्क में चेंज किया है। क्या चेंज किया है और किस फ्रेमवर्क में चेंज किया है? फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग लार्ज कंपनीज टू असेस द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स फॉर डेट रेजिंग ऑन थर्सडे। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, LCs हैं, उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सेस करने के लिए कुछ नॉर्म्स थे जो उनको रिलैक्स कर दिया। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो सिंपली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने के लिए, बॉन्ड इशू करने के लिए कुछ नॉर्म्स थे, जो नॉर्म्स पहले स्ट्रिंजेंट थे, उनको ईज कर दिया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। क्यों ईज कर दिया? जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज को डेट रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े या बहुत ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अपनी बोर्ड मीटिंग जो कि थर्सडे को हुई थी, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर डिफाइनिंग LCs एंड रिमूव द पेनल्टीज इम्पोज ऑन कंपनीज फेलिंग टू रेज द मैंडेट अमाउंट थ्रू डेट सिक्योरिटी इंश्योरेंस। तो कई सारे जो नॉर्म्स थे वो ईजी कर दें, जैसे कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डेट मार्केट को ईजिली एक्सेस कर पाएंगी मीन्स कि वो बॉन्ड मार्केट से आसानी से पैसा उठा पाएंगी। और अगर उनको ईजिली लोन अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेस्ला प्रपोजेस बिल्डिंग बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री। तो टेस्ला हैज ड्रॉन अप इट्स प्लान टू मेक एंड सेल बैटरी स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया। और उसके लिए उसने प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है ऑफिशियल्स को और कई सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो डिमांड कर रही है कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग द बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया के EV प्लान को, EV मिशन को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए टेस्ला ने कहा है कि हमने ये बैटरी स्टोरेज कैपेबिलिटीज इंडिया की इन्हांस करने के लिए, इंडिया को पावर वॉल बनाने के लिए ये प्लान सबमिट किया है। एंड द सिस्टम कैन स्टोर पावर फ्रॉम सोलर पैनल और ग्रिड फॉर यूज एट नाइट और ड्यूरिंग द आउटेज। सो लेट अस सी कि क्या डिस्कशन होता है फिलहाल के लिए गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RRB मर्जर लाइकली टू बी पुश टू नेक्स्ट ईयर। तो मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्लान था वो फिलहाल के लिए डिले हो सकता है डिस्पाइट एग्जम्पशन फ्रॉम द CCI ने कई सारे एग्जम्पशन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो कई सारे मर्जर प्लान थे रूरल बैंक्स के, रीजनल रूरल बैंक से, फिलहाल के लिए वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक प्रोबेबली वो मर्जर शिफ्ट हो सकता है। रीजन साइड जो किया जा रहा है कि वो रिफॉर्मिंग और रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है RRBs में, जिसकी वजह से ये डिले पॉसिबल है। So most of the RRBs are well capitalized after receiving the recapitalization of 10,890 crore in this financial year in 23 में। At present, these RRBs are actually focused on their operational and governance related reform। और इसी reform की वजह से फिलहाल जो इस बार merger होने थे वो अब next year तक postpone हो गए हैं। So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.